हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवर्ती अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का नोट्स का क्लास। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लगातार यहाँ पे आपको हर एक नोट्स हर एक पेपर करवा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का नोट्स का क्लास। आप लोग हमेशा नोट्स मांगते रहते हो, तो अब यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है। आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जितना मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊँ आप हर एक चीज़ लिखिए और समझिए, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ आप लोग इस नोट्स को इस क्लास को शेयर भी करें, ताकि किसी का बैक ना आए, आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए। यहाँ पे आपका नोट्स बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से कि आखिर नोट्स के पहले क्वेश्चन में क्या है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। पहले प्रश्न की दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको कुछ नॉलेज के लिए बताएंगे, और बस केवल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न इसी नोट से बनने वाले हैं। आपके एग्जाम में आपका नोट्स इसी प्रश्न से बनेगा और कहीं से भी आपका नहीं बनने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और आप लोग हर प्रश्नों को नोट करिएगा। ठीक है, संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शब्द रूप है। दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ ठीक है आपको मिल जाएगा शब्द रूप है। अब देखिए संज्ञा संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण अवयव, शब्द यौगिक अवयव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे। पूछेगा आपसे कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रूप को कितने भागों में बांटा गया है, शब्द रूप के नाम लिखिए। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। कैसे, फिर से आप लोग सुन लीजिए। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रूप के कितने भेद होते हैं, शब्द रूप को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, पूछेगा आपसे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको नोट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वचन। ठीक है, वचन आपका है कि वचन के 3 वचन कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइए। वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वचन आपके होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उपसर्ग। उपसर्गों का प्रयोग धातु के अर्थ को बदलने में किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको लिखना होगा कि उपसर्गों का प्रयोग धातु के अर्थ को बदलने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, धातु के अर्थ को बदलने में किया जाता है। किसका प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संधि। संधि दोस्तों क्या होता है, संधि कैसे होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे विद्यालय, ठीक है, आपका हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय आपका एक प्रकार का संधि है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और ये जो आपका विच्छेद है, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद माने अलग करना। संधि विच्छेद करिए, यानी संधि का विच्छेद करिए। यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा कि संधि विच्छेद करना। ठीक है, यानी जो जो संधि है, जो जुड़ा है, उस आपको उसको विच्छेद करना है, यानी आपको उसको अलग करना है। तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा विद्याधन आलय। ठीक है, विद्यालय आपका संधि है और विद्या प्लस आलय यह हो जाएगा आपका विच्छेद, यानी आपका हो गया संधि विच्छेद। अब पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो आपके होते हैं 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, आपको इन चीज़ों को जरूर लिखना चाहिए। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये आपके 3 संधि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा समास। ओके दोस्तों, समास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, समास की परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको लिखना होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय आपका क्या होता है, जो धातुओं और शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ओके दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग दोस्तों आपका आगे जुड़ता है और प्रत्यय आपका कहाँ जुड़ता है, ठीक है, पीछे। तो उपसर्ग पूछेगा तो आपका आगे होगा और प्रत्यय हमेशा आपका पीछे जुड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि प्रत्यय के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला आपका होगा क्री दंत प्रत्यय और दूसरा आपका ठीक होगा दलित प्रत्यय। ये आपके दो हो जाएंगे, धातु के साथ जुड़ते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके धातु के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग लिख दिया है, आप इसको अलग अलग भी नोट कर सकते हैं। एक मिनट, आप इसको अलग अलग भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, संज्ञा के साथ जुड़ता है और आपका ये प्रत्यय दोस्तों ये ठीक है आपका होगा धातु के साथ है, ये आपका धातु के साथ जुड़ते हैं, तो ये आपके जुड़ते हैं संज्ञाओं के साथ, ठीक है, आपका अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग और अनुनासिक, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे 101% दोस्तों, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बन जाते हैं। अब स्वर आपके कितने हैं, छोटा, बड़ा, छोटी और बड़ी, ये आपके स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, छोटी और फिर यहाँ पे आपको आगे लिखना होगा, ठीक है, आगे आपको लिखना होगा छोटा ऊ, एक मिनट, आगे आपको लिखना होगा छोटा ऊ, उसके बाद यहाँ पे आगे आपका होगा ठीक है बड़ा ऊ, और फिर आपका होगा री, आगे छूट गया है री, फिर ठीक है यहाँ पे आपका होगा रिली और ए, उसके बाद आए, ठीक है, आए, ओ और आओ, ये आपके हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये आपके स्वर हो जाएंगे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है। ओके दोस्तों, ये आपके स्वर हो जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे व्यंजन। कौन होंगे दोस्तों, का से लेकर हा तक, ये आपके व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के सिंबल देखने को मिल जाते हैं। इसको थोड़ा हम जूम करें ताकि आप इसको अच्छे से नोट भी कर पाओ। देखिए दोस्तों, ठीक है, आप इसको चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है दोस्तों, कंठ, तालु, दंत, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। पूछेगा आपसे कि का किसके अंतर्गत आएगा, आपको मिल जाएंगे चार ऑप्शन, कंठ, तालु, ठीक है, मूर्धन्य, ओष्ठ, तो आपको उसी पे टिक लगाना होगा। तो आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फा, पा, फा, ठीक है दोस्तों। देखिए जो ओंठों का कार्य होता है वह आपका ओंठ में आएगा, ठीक है, इसलिए आपका होगा ठीक है ता, तो ता, था, ठीक है, ये आपका आएगा दंत में, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दंत का भी प्रयोग होता है। तो आप बोल कर भी इनके अर्थों को निकाल सकते हो, ठीक है, आप बोल कर भी इनके अर्थों को आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका होगा दो प्रकार के, अभ्यास प्रश्न और बाह्य प्रश्न, ठीक है, अभ्यास और बाह्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अभ्यांतर प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने भेद पाए जाते हैं, तो आपके हो जाएंगे 5। कितने दोस्तों, 5 आपके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला आपका है, ठीक है, दूसरा आपका है, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है। आप इन पांचों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये पांचों आपके एग्जाम में जरूर पूछे आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बाह्य प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके हो जाएंगे 11 प्रकार से, ठीक है दोस्तों, आपके हो जाएंगे बाह्य प्रश्न के 11 प्रकार है और इन 11 को आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको इन 11 को लिखना होगा। जैसे कि पहला आपका है विवार, ठीक है, संवार, श्वास, नाद, घोष्ठ, अघोष्ठ, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है दोस्तों, उदांत, उदात्त और स्वरित, ये आपके 11 हैं। इन 11 को आपको लिखना होगा।
ताकि कोई भी समस्या आपको एग्जाम में ना हो। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका कि शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएंगे। तो मैं आपको आज ही बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग ठीक है पॉइंट में 5 से 6 पॉइंट में लिख दीजिएगा बस, ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि जब आप टीचर बनकर एक किसी भी क्लास में जाओगे, बच्चों को आज जब आप लोग पढ़ाओगे तो आखिर आप शुद्ध वाचन उच्चारण का अभ्यास बच्चों से कैसे कराओगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके दोस्तों, यही चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। पहला आपका है कि शिक्षक को आदर्श वाचन कहते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। सेकंड आपका है कि शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों का ध्यान देना और नवीन शब्दों को रोक रोक कर पढ़ना। चौथा आपका है कि बालकों आदर्श वाचन के अनुकूल पढ़ने को कहा जाए। अब यहाँ देखते हैं शुद्ध उच्चारण के उपाय। आखिर कौन कौन से उपाय हैं जिससे शुद्ध उच्चारण किया जाए। दोस्तों पहला आपका है कि प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर उच्चारण शुद्ध कराना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका सेकंड वाला है कि क्रियापद की शुद्धता हेतु कार्य करके दिखाना। विशेषण पदों को शुद्ध कराने के लिए शब्दों का अभ्यास, अध्यापक द्वारा शुद्ध वाचन, प्रश्नोत्तर द्वारा अभ्यास, ठीक है, प्रतियोगिता, भाषा द्वारा, उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे टेप रिकॉर्डिंग, भाषण। ये सब कहीं ना कहीं आपके शुद्ध उच्चारण के उपाय हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एक बच्चे का शुद्ध उच्चारण करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संस्कृत लेखन विकास के उपाय तथा विधियाँ हैं। उपाय था विधियाँ यहाँ पूछा गया आपसे। इसमें ठीक है आपको देखिए यहाँ पे आपको 6 चीज़ें दिख रही हैं। आप इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और आप अगर पूछेगा आपसे ऐसा कुछ तो आप अपने एग्जाम में लिख कर आइएगा, ठीक है। आप इन 6 पॉइंट को लिख लीजिएगा। रेखांकन करने का अभ्यास, वर्णों की रचना का अभ्यास, वर्ण के अंग प्रत्यंग का आकार, मोड़ एवं रूप आदि का अभ्यास है, ठीक है। श्रोलता का अभ्यास है, लिखने लिखाने कार्य का अभ्यास है, लिखना सिखाने की पद्धति का अभ्यास है। ये आपके यहाँ पर 6 पॉइंट देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पठन। पठन दोस्तों आपका कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पठन आपका हो जाएगा कई प्रकार के होते हैं। ओके तो 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपके होते हैं 7 प्रकार के पठन, आपके हो जाएंगे 7 प्रकार के। चलिए पहला आपका है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहला तार्किक प्रथम, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ठीक है आपका हो जाएगा तर्क करना, ठीक है दोस्तों। तर्क करना यानी कोई देखिए समझ कर पढ़ने को तार्किक पठन को पठन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पूछा गया है नेक्स्ट आपका चिंतनशील पठन। गहन पठन को चिंतनशील पठन के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ पे गहन पठन से आपके कई प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा है कि विश्लेषणात्मक पठन। गहन पठन में वाक्यों के विभिन्न अर्थों को समझते हुए सार्थक अर्थ तक पहुँचा जाता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे आपका है कि स्वप्रेरित पठन। गहन पठन की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह स्वप्रेरित होता है। मानसिक क्रिया। गहन पठन एक मानसिक प्रक्रिया है। आनंद की अनुभूति। गहन पठन के अंतर्गत पाठक को आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। चलिए उद्देश्यनिष्ठ पठन। गहन पठन उद्देश्यनिष्ठ पठन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपका है कि पढ़कर समझने की बच्चों की क्षमता का विकास है। विषय का अर्थ ग्रहण या समझकर समझने की क्षमता का मूल्यांकन। समझी हुई पाठ वस्तु का जीवन में अनुप्रयोग, ये आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके 2 क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षा दोस्तों, शिक्षक द्वारा गद्यांश का
आदर्श वाचन कराया जाता है और अनुकरण वाचन आदर्श वाचन के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन का पाठ किया जाता है। अगर 100 बातों की एक बात करें तो आपका आदर्श वाचन शिक्षक के लिए है और अनुकरण वाचन बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि केंद्रीय बोध प्रश्न कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात केंद्रीय बोध प्रश्न दिए जाते हैं। आत्मीयकरण का अर्थ है गद्यांश को आत्मसात करना। ठीक है दोस्तों, यानी उसको पढ़ना अच्छे से। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न विचार ग्रहण करने में बालक को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। जस्ट यहाँ पे ठीक है आपका है काव्य आपका है कि काव्य के कितने पक्ष होते हैं, तो काव्य के आपके 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कितने होते हैं? भाव पक्ष और कला पक्ष, ये काव्य के आपके 2 पक्ष हो जाएंगे। भाव पक्ष मुख्य होता है और कला पक्ष आपका गौण होता है। ओके दोस्तों, भाव पक्ष आपका भाव पक्ष पूछेगा कि देखिए पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भाव पक्ष क्या होता है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको लिखना होगा, आपको टिक करना होगा कि भाव पक्ष मुख्य होता है और कला पक्ष आपका गौण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पाठ्योत्तर सामग्री पढ़ाने में रुचि विकसित करना। दोस्तों आखिर आप ऐसा क्या करो कि बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने में बड़ा मज़ा आए। ठीक है, पढ़ने में बच्चों को बड़ा मज़ा आए। दोस्तों आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करोगे। ये जो यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिख रहे हैं, आप 7 में से किसी 5 पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, परिवेशीय सामग्री, उपयोगी सामग्री, उचित पृष्ठपोषण, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, सरल एवं बोधगम्य भाषा युक्त अध्ययन सामग्री। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आपको लिखकर आना होगा। भाषा की उत्पत्ति चिंतन के द्वारा होती है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भाषा की उत्पत्ति किससे होता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होता है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो जितना ही पूछेगा आपसे, आपका चिंतन ही आएगा आंसर। ठीक है, चिंतन वो आएगा आपका, प्रश्न कैसा भी बने, घुमा घुमा कर बने, लेकिन आपका उत्तर चिंतन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है। अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता को लिखिए, तब भी आपको इन 5 को लिखना होगा। अगर पूछेगा कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है, तब भी आपको इन 5 को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, बस 5 से 6 पॉइंट आप लिखिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में कवियों एवं लेखकों का समान परिचय भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो संक्षिप्त में, ठीक है, संक्षिप्त में आपको लिखना होगा, क्योंकि बस केवल यहाँ पे आपको 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में थे तो दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं निबंध आपके 7 से 8 नंबर के आया करते थे। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं 10 नंबर भी देखने को मिला है, लेकिन बस केवल आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं इन सब के जीवन परिचय से। तो बस केवल आप उनका जन्म स्थान, ओके दोस्तों, जन्म, मृत्यु, पारिवारिक परिचय, ठीक है, शिक्षा दीक्षा, व्यवसाय, जीवन की प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व, भाषा शैली और साहित्य। बस केवल आप इन 10 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस केवल आपको संक्षिप्त में ही लिखना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपको लिखना होगा कि काव्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कल्पना सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ठीक है दोस्तों, भाषा सौंदर्य और विचार सौंदर्य। कल्पना, भाव, भाषा, विचार। कल्पना, भाव, ठीक है, भाषा, विचार, ये आपके 4 प्रकार के काव्य हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता से शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, आपको इन 5 को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इन 5 में से आपको 5 लिखना होगा, क्योंकि हमने इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, छात्रों को लय, ताल और भाव के अनुसार पाठ कराकर उन्हें रसानुभूति करना। सेकंड आपका है कि छात्रों की कविता में रुचि पैदा करना,
तीसरा आपका है मातृभाषा की कविता में रुचि पैदा करना। चौथा आपका है कि स्वर के उतार चढ़ाव के साथ साथ कविता पाठ कराने का अभ्यास कराना। पांचवा आपका है कि देश प्रेम, सहानुभूति, जीवन दया, उसके बाद मानव प्रेम की भावना को बढ़ाना, ठीक है, और आदि। आप ऐसे लिखकर आ जाएंगे, आपको 2 नंबर बेहिचक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पाठ। कविता पाठ के कितने रूप होते हैं? कविता पाठ के आपके होते हैं 3 रूप, रस पाठ, बोध पाठ और सरस पाठ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कविता पाठ के सौंदर्य की रसानुभूति के लिए, कविता के विचारों का बोध करने के लिए, छात्रों के हृदय तंत्र को संस्कृत करने के लिए, ठीक है। रस पाठ, बोध पाठ और सरस पाठ, ये आपके पाठ 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका है निबंध का अर्थ पूछेगा आपसे, तो निबंध का अर्थ होता है आपका संगठन। क्या होता है? निबंध का अर्थ आपका हो जाएगा संगठन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निबंध शिक्षण की प्रणालियाँ। अब यहाँ पे आपको 11 प्रकार की निबंध शिक्षण की प्रणालियाँ देखने को मिल जाएंगी। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो या फिर आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निबंध का शिक्षण कैसे करें। निबंध का शिक्षण कैसे करें, ये यहाँ पे आपको 7 पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। विषय का चुनाव करके पहले आप विषय को चुन लो कि आप किस विषय पे आपको निबंध बच्चों को बताना है, लिखाना है, सुनाना है, ठीक है दोस्तों। शीर्षक का प्रस्तुतिकरण, भाव सामग्री, निबंध का गठन और निबंध शैली में सुधार, ठीक है दोस्तों। संशोधन कार्य, निबंध के रूपरेखा, इन 7 में आपका 7 लिखकर आओगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कहानी के कितने रूप होते हैं, कहानी के कितने भाग हैं, कहानी कितने प्रकार के हैं, कहानी कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें भी आपको लिखना होगा। ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी और धार्मिक कहानी, ठीक है, ये आपके तीनों कहानी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी शिक्षण का महत्व, मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति, शिक्षा और उपदेश, जीवन संबंधित रहस्यों का उद्घाटन, समाज की आलोचना, सौंदर्य की अनुभूति और संदेश, ये आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी पढ़ने, कहानी कहने और कहानी सुनने के उद्देश्य। बालकों के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं तर्क शक्ति बढ़ती है, ओके दोस्तों। तर्क शक्तियों का, कल्पना के शक्तियों का कहीं ना कहीं उनमें विकास होता है और उन्हें इसका भी मौका मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास होता है, बालकों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना। अब यहाँ नेक्स्ट आपका है कहानी पाठ के प्रकार। कहानी पाठ के प्रकार, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया। अगर हम ना कहें तो आप लोग नहीं करते हो, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे समथिंग 25 मिनट का क्लास चल चुका है और हमने भी आपसे लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा 25 मिनट से। अगर हम ना कहें तो आप लोग करोगे ही नहीं, ऐसा मत कहिए, ठीक है दोस्तों। लिखना पड़ता है, आप तक भेजना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम लगता है और आपके एक लाइक से में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कहानी पाठ के 4 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं, ओके दोस्तों। ये आपको 4 रूप होते हैं और यहाँ पे आपको 5 रूप दिख रहे हैं, ये लो, ओके दोस्तों। 4 से 5 रूप होते हैं, आप 4 से 5 रूप लिख कर आएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। कहानी पाठ के रूप की बात की जा रही है तो उसमें कोई कंफर्म नहीं कि आपका 4 ही हो, ठीक है, आपका 4 से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ हम बात कर लें पत्र की। अब यहाँ थोड़ा हम पत्र की बात कर लें कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्रों के कितने भेद आपको देखने को मिलेंगे। तो पत्र के आपके हो जाएंगे 6 प्रकार, ठीक है, यानी आपके हो जाएंगे 6 भेद। कौन कौन से? पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, ठीक है दोस्तों, संपादन के नाम पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी कार्यालयों
के पत्र, ये आपको यहाँ पर 6 प्रकार के पत्र देखने को मिल जाएंगे। 101% यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नट। नट के 4 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? ठीक है, ये आपके प्रकार चारों यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नट के आपके 4 प्रकार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है शब्द। ठीक है दोस्तों, शब्द आपका है एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द के आपके हो जाएंगे 2 प्रकार। कितने दोस्तों? आपके होंगे 2 प्रकार से, सार्थक और ठीक है निरर्थक। ये सार्थक और निरर्थक आपके 2 प्रकार के शब्द हो जाएंगे। अब सार्थक शब्द के कितने उपभेद होते हैं? सार्थक शब्द के उपभेद आपके 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका विकारी और अविकारी क्या होता है, आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन तथा कारण के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे आपके विकारी होते हैं। और जो आपके अविकारी होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन तथा कारण कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द अवयव शब्द भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वाचन। वाचन के प्रकार दोस्तों, वाचन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, आदर्श वाचन या अध्यापक के लिए है, अनुकरण वाचन या छात्रों के लिए है। ठीक है, या छात्र के लिए है। इस पे हम लोगों ने बात कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाव के भेद। रचना के आधार पर, ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और ठीक है आपका होगा तीसरा संयुक्त वाक्य। यानी आपके 3 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर ये ठीक है था आपका, रचना के आधार पर यह है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक वाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, ये आपके 8 प्रकार के वाचक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। ओके दोस्तों, ये आपके क्रिया हो जाए। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।